आज के दिन लाइक ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि इट्स प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट रोज आ रहे हैं, इवन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपके रिस्क एपेटाइट, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से होना चाहिए। सर, लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर अगर उनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो तो उनका फ्यूचर सेफ है। तो क्या ये सोच रियलिस्टिक है? कहने के लिए और देखने के लिए तो बहुत बड़ा लगता है, 2 से 3 करोड़ भी सफिशिएंट लग सकता है। हेलो एवरीवन, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गोल पर जो हर मिडिल क्लास इंडियन अचीव करना चाहता है, रिटायर होना बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। और इसके लिए सबसे कॉमन माइलस्टोन है 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमाउंट आपके फ्यूचर के लिए सफिशिएंट है? अगर आपने अपनी प्लानिंग 30 to 40 की एज में शुरू कर दी है तो क्या आप भी ये गोल अचीव कर सकते हैं? तो इनसे जुड़े कुछ सवाल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कर्नल संदीप महलवार से, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता। यस, रिटायरमेंट होना केवल एक नंबर का गेम नहीं है, एक ये इमोशनल और फाइनेंशियल जर्नी होती है। बिल्कुल और रिटायर हम सभी हो जाते हैं। बिल्कुल आओ आज हम समझ लेते हैं कि कैसे अपने रिटायरमेंट को स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बनाएं। बिल्कुल। सर, लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर अगर उनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो तो उनका फ्यूचर सेफ है। तो क्या ये सोच रियलिस्टिक है? यस, 1 करोड़ का अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है। और हम जैसे फौजी लोग जब रिटायर होते हैं, पीएमआर लेते हैं या सुपरएनुएट होते हैं, तो 1 से सवा करोड़ का ही कॉर्पस जो हमें मिलता है। कहने के लिए और देखने के लिए तो बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि हम फौज में ज़्यादातर पैसे के यूज टू नहीं होते, है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड पैसे होते हैं। लेकिन जब 1 करोड़ का कॉर्पस, अगर एक्चुअली में देखा जाए, अगर आपने घर नहीं लिया तो 1 करोड़ में एक अच्छा सा घर भी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, 1 करोड़ के कॉर्पस में अगर आप लाइफ सस्टेन करना चाहते हो तो 1 करोड़ के कॉर्पस को आप बैंक में डालोगे तो 7.25% का रिटर्न मिलेगा एट मैक्स। उसमें जब इनकम टैक्स कट के आएगा तो तकरीबन 5 से 6 लाख ही आपके पूरे साल में उसमें ग्रोथ होगा। और 5 से 6 लाख में तो आपकी 50,000 रुपये की ही मुश्किल से एक मंथली इनकम बन सकती है, अगर आप उसको एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। आज के लिए तो 50,000 आपकी, क्योंकि अगर आपके पास पेंशन है तो 50,000 आपको लगेगा सफिशिएंट है, क्योंकि तकरीबन 1 लाख की पेंशन और 50,000 का आपका मंथली इनकम यहाँ से हो गई तो लगेगा काफ़ी है। लेकिन ये 50,000 धीरे धीरे घटते, अगर हम इसकी इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो 20 साल में वो उसकी वैल्यू 50,000 की कुल 50,000 की वैल्यू 20,000 के बराबर रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ग्रो होता रहेगा। तो इनिशियली सफिशिएंट लग सकता है, लेकिन एज द टाइम पासेस इट मे नॉट बी सफिशिएंट। तो 1 करोड़ का कॉर्पस सफिशिएंट नहीं है आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। यस, दाल रोटी खाने के लिए तो वैसे भी काम चल जाएगा, लेकिन इतनी मेहनत करिए, जिंदगी भर कमाया है, आपने काम किया है, अपना टाइम दिया है, फैमिली से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो कॉर्पस आपका 2 से 3 करोड़ तो कम से कम, अगर 4 करोड़ हो जाए तो उतने का आपने एम करके चलना चाहिए, जिससे कि लाइफ स्टैंडर्ड, क्योंकि बढ़ता ही है, तो सस्टेन हो जाए। और हम शहर में रहते हैं जनरली, तो शहर में तो लाइफस्टाइल बढ़ती है, हेल्थ केयर की नीड्स बढ़ रही हैं, और फ्यूचर में कुछ एक्सीजेंसीज, इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, तो उनको भी आपने कैटर करके रखना है। 3 से 4 करोड़ का कॉर्पस सफिशिएंट हो सकता है, तो उतना तो एम करना चाहिए आप। तो सर, अगर 2 से 3 करोड़ में पहुंचना है तो उसके लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? यस, 2 से 3 करोड़ पहुंचने के लिए अगर हम 12% ग्रोथ की बात कर ले, जो कि मार्केट में वन कैन फेयरली एक्सपेक्ट द रिटर्न्स, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 20,000 पर मंथ, अगर हम 15 साल इन्वेस्ट करते रहें, 12% ग्रोथ मिल गई तो आपके तकरीबन 1 करोड़ हो जाता है। अगर ये हम 25 साल तक चलते रहें तो तकरीबन 3.25 करोड़, 3.75 करोड़ हो सकता है। ओके। अगर इसको आप 35 साल कर सकते हो तो आपका कॉर्पस 8 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो ये एक वो है। लेकिन ये हमने बात करी आज की वैल्यू के, लेकिन अगर हम टाइम वैल्यू से इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि आजकल दिन जो 1 करोड़ हमें सफिशिएंट, या 2 से 3 करोड़ भी सफिशिएंट लग सकता है, लेकिन अगर ये इस अमाउंट को हम फ्यूचर में देखें तो इसका इसी से नहीं, क्योंकि हमने
इन्फ्लेशन भी फैक्टर इन करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के दिन की जो 1 करोड़ के इक्विवेलेंट वैल्यू है, तो अगर हम 15 साल लगाएं, अगर 6% का भी इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, तो हमारा कॉर्पस होना चाहिए 2 करोड़ 40 लाख के करीब। तो उसके लिए हमने अगर प्लेन एसआईपी करनी है, तो उस वैल्यू को लाने के लिए 15 साल में हमें 50,000 पर मंथ की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर हमने 1 करोड़ इक्विवेलेंट करना है 25 साल में, तो उसके लिए हमारा कॉर्पस होना चाहिए तकरीबन 4.3 करोड़। तो उसके लिए एसआईपी चाहिएगी हमें, अगर 25 साल का आपके पास इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, तो तकरीबन 25,000 से हमारा उतना कॉर्पस हो सकता है। ओके, अगर वो हम 35 साल में ले, तो 35 साल में जो ये फिगर हो जाता है, वो तकरीबन 7.7 करोड़ के करीब आपको कॉर्पस चाहिए, क्योंकि तब तक इतना इन्फ्लेटेड वैल्यू हो जाएगी। तो तकरीबन 14,000 से आपका जो है एसआईपी से काम चल सकता है। अभी ये अमाउंट ये आज के दिन से, और ये फिक्स अमाउंट आप जो हम बात कर रहे हैं, तो फिक्स अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो रहा है। म्यूचुअल फंड या मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो जैसे हर साल हमारा जो है 10 से 12% पे इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम स्टेप अप कर लें अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से, तो हमारा स्टार्टिंग एसआईपी हो सकता है तकरीबन 25,000। अगर 15 साल कर रहे हैं हम, तो हमारा अगर हम 10% हर साल उसमें इंक्रीज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, तो हम स्टार्टिंग कॉर्पस 25,000 हो सकता है। एंड अगर हम 25 साल इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये अमाउंट 14,000 हो सकता है। और अगर 35 साल आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो, या आपके पास आपकी उम्र आज 25 साल है, 60 साल में रिटायर होना है, तो ये अमाउंट स्टार्टिंग अमाउंट 5,000 से भी काम चल जाएगा। और हर साल जैसे आपकी पे बढ़ रही है, तो आप उसमें 10% का इंक्रीमेंट करिए, तो आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है, वो आज के दिन जो 1 करोड़ की वैल्यू है, उतने इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर आपका एम है कि भाई 3 करोड़ का मैंने कॉर्पस इकट्ठा करना है, आज के दिन मेरा नेटवर्थ 3 करोड़ का होना चाहिए कॉर्पस, तो इसके लिए इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा। मतलब कि अगर आप 25 साल के हैं, अगर आप 15,000 पर मंथ की एसआईपी करते हैं, और उसको हर साल 10% इंक्रीमेंट देते रहते हैं, तो आपका 3 करोड़ की इक्विवेलेंट कॉर्पस हो सकता है। एंड 15-20 हज़ार तो हम कर सकते हैं। तो ये तो स्पेशली आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स की बात करें, एंड इवन ट्रूप्स की बात करें, तो उनके 40-45 हज़ार रुपये तो जवानों की भी पे होती है। तो हम 15 से 20 हज़ार की एसआईपी तो कर सकते हैं, जिससे आपका 3 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा 60 की एज तक। सर, अब हम समझना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के लिए 2025 में बेस्ट सुटेबल ऑप्शंस क्या है? ओके, जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखो अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वेरियस ऑप्शंस हैं, ट्रेडिशनल्स हैं। ट्रेडिशनल में जैसे रियल एस्टेट भी है, ट्रेडिशनल एफडीज हैं, किसान विकास पत्र हैं, और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं। वो एक ट्रेडिशनल चलते हैं, लेकिन हम आज के दिन टाइम चेंज हो गया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसमें आप पहले तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जाइए, पोर्टफोलियो को बैलेंस करके जाइए। तो उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जितना जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सजेस्ट करना चाहूँगा, कुछ पोर्शन जाइए आपका अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ आपने पीएफ में भी रखना है, अपने डीएसओपी में भी रखना है बेसिक अमाउंट। कुछ अमाउंट आपका, क्योंकि फिक्स इनकम वाला होना चाहिए, वो आप एफडी ना करके अपने पीएफ में करिए या पीपीएफ में करिए। तो अगर आप चाहें, अगर आपकी पेंशनेबल जॉब नहीं है, तो आप एनपीएस भी ले सकते हैं, मिनिमम अमाउंट आप, जिससे कि आपकी बाद में कंपलसरी एन्युटी जो आपकी पेंशन का भी काम कर सकती है। ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप जा सकते हैं, और इसमें क्योंकि अलग अलग इनका बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है, और आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगी। एंड कुछ लोगों को मैंने देखा है यूलिप में भी चले जाते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और एंडोमेंट प्लान ले लेते हैं कि इंश्योरेंस लिंक की भी इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपको ग्रोथ भी मिल रही है। तो उसमें ग्रोथ वेरी लिमिटेड होती है, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। सो ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप रेगुलरली इन्वेस्ट करके फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग ऑफ द जर्नी, और किसी भी स्टेज पे है वहाँ से भी स्टार्ट करके आप किन इंस्ट्रूमेंट में चूज करके आप ये रिटायरमेंट कॉर्पस जो आपका डिजायर्ड है, 1 करोड़ है या 3 करोड़ है, आपके हिसाब से वो आप अचीव कर सकते हैं। सर, जब मार्केट में इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो उनका सही कॉम्बिनेशन या एलोकेशन कैसे डिसाइड करें?
एसेट एलोकेशन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? यस, बहुत अच्छा सवाल है। एंड एसेट एलोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आज के दिन। लाइक ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि इट्स प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट रोज आ रहे हैं, इवन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपके रिस्क एपेटाइट, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से होना चाहिए। ओके। तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन तो जरूर होना है, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होना है। कोई वो थ्योरेटिकल फॉर्मूला होता है जो एसेट एलोकेशन की 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी, दैट मे नॉट बी ऑलवेज रेलेवेंट एंड स्पेशली व्हेन यू हैव ए पेंशन, आपकी पेंशनेबल जॉब है तो आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर मैं मोटा मोटा लेके चलें तो आपका, अगर आप नॉर्मली बात करते हैं तो एक आर्मी अफसर के पास तकरीबन 60 to 70% इक्विटी पोर्टफोलियो हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ तो आपको उसी पे आएगी। बिल्कुल। एंड 20 से 30% आपका डेट ओरिएंटेड हो सकता है, जिसमें आप डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हो और मल्टी एसेट फंड में भी जा सकते हो। और 5 से 10% आपके पास गोल्ड ओब्लिक इंटरनेशनल मार्केट्स का भी एलोकेशन होना चाहिए। तो ये एक मिक्स बास्केट है जो आपकी डिपेंड करेगी आपकी रिस्क एपेटाइट पे, आपके फाइनेंशियल गोल्स पे, किस टाइप की आपको जर्नी कंफर्टेबल है, क्योंकि आपको स्लीपलेस नाइट्स भी ना हो, हाँ हाँ, वो भी जरूरी है। बिल्कुल। और एक आर्मी अफसर है या एक इंडिविजुअल है जिसके पास अच्छा है, मतलब पोर्टफोलियो उसका है, बच्चे भी सेट हो गए हैं, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकता है। लेकिन जिसके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और बच्चे भी अभी उसमें, तो उस हिसाब से उसने एसेट एलोकेशन डिफरेंट करेगा। हमने जो जनरली पाया है कि लोग एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, बट नहीं, दो इंडिविजुअल हैं तो दोनों का टोटल रिस्क एपेटाइट अलग होगा, उसका एसेट एलोकेशन भी अलग ही होना चाहिए, वो गलती ना करें। ओके सर, क्या इन्वेस्टिंग एक बार का प्रोसेस है या रेगुलर रिव्यू भी करना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्वेस्टमेंट कभी भी एक बार का प्रोसेस नहीं हो सकता। ओके। ठीक है, अगर हम मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, तो इन दी फेस ऑफ जर्नी आज आपने इन्वेस्ट किया है, कल को मार्केट सिचुएशन चेंज हो सकती है, आपकी खुद की सिचुएशन चेंज हो सकती है, कोई इंटरमीडिएट गोल्स आ सकते हैं, कोई घर में ऐसी एक्सीजेंसी इमरजेंसी है, कोई सिचुएशन हो सकती है, तो उस हिसाब से आपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। और एनुअल रिव्यू तो होना ही चाहिए। तो एक तो एनुअल रिव्यू करें, रिव्यू किसके लिए? मार्केट सिचुएशंस को देख के और अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स को कंसिडर करके अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना है। बिल्कुल। एंड ये कंटिन्यूअस जर्नी होती है। दूसरा है, मार्केट में अगर मार्केट ज्यादा ऊपर चली गई है तो इसका मतलब आपका इक्विटी पोर्टफोलियो थोड़ा बलून हो गया होगा। बिल्कुल। तो उसको अपने एसेट एलोकेशन राइट करने के लिए इक्विटी से कुछ अमाउंट डेट में शिफ्ट करना है। हो सकता है मार्केट डाउन हो गई है तो आपका इक्विटी थोड़ा श्रंक हो गया होगा, तो आपने डेट से, वो टाइम होता है कि बाइंग लो जिसको बोलते हैं ना, जब मार्केट में डिप्रेशन हो या हर कोई बेच रहा हो तो आपने खरीदना है, तो डेट से इक्विटी भी शिफ्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो एक ये हुआ। दूसरा है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो, क्योंकि पेंशनर होते हैं तो एसआईपी भी रखते हैं इवन आफ्टर दी रिटायरमेंट, और प्रायर टू रिटायरमेंट अगर एसआईपी है तो उसमें लोग जब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एसआईपी बंद कर देते हैं सबसे पहले कि भाई मार्केट गिर रही है तो एसआईपी नहीं, एसआईपी जारी रखना है अपने गोल के हिसाब से। मार्केट अप एंड डाउन से आपका गोल चेंज नहीं होता है, रादर वो बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, तो एसआईपी को जारी रखना है। दूसरा है, जैसे ही आपका गोल आ रहा है कि भाई पैसे का नहीं, गोल मतलब कि फाइनेंशियल गोल, कि आपने जैसे बच्ची की शादी के लिए आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट तक आप इक्विटी में रह जाएं। जैसे ही आपका गोल आ रहा है, तकरीबन 3 साल पहले आपने उसको सेफ्टी की तरफ उस कॉर्पस को मूव करना है। तो ये रेगुलर प्रोसेस होता है और रेगुलरली करना चाहिए, और कम से कम हर साल एक पोर्टफोलियो का हार्ड रिव्यू होना चाहिए, जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो अनफिट हैं या नॉन परफॉर्मिंग हो गए तो उनको रीअलाइन भी करें। तो अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, एलोकेशन, रीएलोकेशन कंटिन्यूअस है बेस्ड ऑन योर जर्नी। सर, जब हम ये इतनी मेहनत से इन्वेस्ट करते हैं, प्लान करते हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो कि नहीं करनी चाहिए, यस, और उसकी वजह से पूरा प्लान भी खराब हो जाता है। करेक्ट। तो वो आप बताएंगे क्या है वो? कुछ एक गलतियां जो मैंने कॉमनली देखी हैं, लोग क्या करते हैं कि जब इन्वेस्ट करना होता है, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर दिया तो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, कि इमरजेंसी कॉर्पस नहीं रखते। 3 से 6 महीने का आपके पास
इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। अगर आप पेंशनेबल हैं, अगर पेंशन नहीं है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है, तो वो 6 से 12 महीने का होना चाहिए, तो इमरजेंसी कॉर्पस ना होना। दूसरा है, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं लोग, क्योंकि तब तक तो एमएच कवर्ड होता है, उसके बाद ईसीएचएस होता है, तो सब कुछ ईसीएचएस में कवर नहीं हो पाते। कुछ इश्यूज ऐसे हो जाते हैं कि आपने सिविल में इलाज कराना है, पेमेंट करना है, तो उसमें आपने कॉर्पस से ड्रॉ करना पड़ जाता है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना। और दूसरा है, तीसरा मैंने देखा है कि लोग अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को एक सेविंग अकाउंट की तरह समझ लेते हैं कि भैया नया मोबाइल आया या नई कोई गाड़ी लेनी है या ऐसे ही कुछ, मतलब हालांकि वो चीज़ कभी भी आपने प्लान नहीं करी थी, या किसी रिश्तेदार को देना है, क्योंकि जैसे फौजियों के पास पैसे होते हैं तो रिश्तेदार भी मांग लेते हैं कि भाई रिटायरमेंट होके आया है या इसके पास कॉर्पस है, तो उनकी मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करना चाहिए, तो उसको ऐसे ना समझे कि वही, कुछ लोग तो बोल देते हैं कि ये तेरे म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं तो मुझे दे दे, मैं काम कर लेता हूँ, तो वो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है, उसको ऐसे ही विड्रॉ ना करें, अनशेड्यूल्ड अनप्लान ना करें तो बेटर होगा। चौथी मिस्टेक ये है कि इवन फॉर बिल्डिंग ऑफ द कॉर्पस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिटायरमेंट कॉर्पस, लोग एफडी वगैरह में थोड़ा ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं, उनको लगता है कि एफडी ही बेस्ट है। देखो, एफडी में अगर आपका 7% इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके बाद में आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो 5.5% पे आपका ग्रो हो रहा है, जहाँ पे सरकार बोलती है इन्फ्लेशन 5-6% है, एज पर द इकोनॉमिक इन्फ्लेशन भी लो है, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो हमारा 8 से 10% होता है, उससे तो बिल्कुल ही आपका कॉर्पस डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उस पे भी ओवर रिलायंट नहीं होना है। थोड़े ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मार्केट है, उसमें भी आपने इन्वेस्ट करना है। सर, जो अगर कोई 30 से 40 की एज में है, उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? यस, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमें इंटरेक्ट करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट का सोचा भी नहीं है। कम वाट में एक दिन तो आप रिटायर हो ही जाओगे, थोड़ा 54 में नहीं होगे तो 64 में हो जाओगे, 60 में नहीं होगे तो 70 में, आप सिविल में तो रिटायर तो होना है, तो इसको समझे। रिटायरमेंट लेट हो गई है तो एक तो गलती हो गई है, लेकिन और इसको लेट करना डेंजरस हो सकता है, तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से 5,000 से करें, 10,000 से करें, 20,000 से करें या 50 से करें, स्टार्ट जरूर करें। एक SIP स्टार्ट करिए बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड उसको टाइम टू टाइम स्टेप अप करते रहें, तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। और उसको जब तक आप उसको रिटायरमेंट कॉर्पस मतलब कि रिटायरमेंट के बाद ही इस्तेमाल करें, तो ये करें। यस, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन केवल कमाने से कुछ नहीं होगा, उसको सेव करें और उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट करने से ही काम चलेगा। तो सेविंग विल नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, इन्वेस्टिंग एंड मेकिंग द सेव्ड अमाउंट ग्रो इज इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग एक लाइफ स्किल है। 1 करोड़ एक रियलिस्टिक स्टार्ट पॉइंट नहीं है। इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल को बीट करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 करोड़ का कॉर्पस होना ही चाहिए। आज का एक स्मार्ट डिसीजन आपका एक सिक्योर रिटायरमेंट बन सकता है। तो दोस्तों, आज ही से सेव करें और अपने सेव्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, तो उसका आंसर हम जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो आप भी कांटेक्ट कीजिए कर्नल संदीप महलवार को। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। जय हिंद, रिटायर रिच।